गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पाठ अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो अनुवांशिकता से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको समझाई। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जैव विकास से संबंधित। जैव विकास मतलब है जीवों का विकास। आप देखते हैं हमारे चारों तरफ तरह तरह के जीव हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि सबसे पहले सबसे सरल जीव का विकास हुआ, सबसे सरल जीव बना। उस सरल जीव से फिर हम जैसे ऐसे जीव बने जिनकी संरचना बहुत जटिल है। तो इसे सरल जीव से जटिल जीव तक का जो क्रम है इसे हम कहते हैं जैव विकास। जीवों से ही धीरे धीरे परिवर्तन होकर एक जटिल जीव यानी मनुष्य जैसे जीव का उद्गम हुआ। तो इसी के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैव विकास को सुगमता पूर्वक समझने के लिए हमने माना कि 12 लाल भृंगों का एक समूह है। ये हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समीप लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करते हैं, अतः इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि कोए भृंग को खाते हैं। कोए जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग आगे जन्म के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम कुछ अन्य परिस्थितियों को भी सोचते हैं जो इन भृंगों की समष्टि में विकसित हो सकते हैं। पहले प्रथम स्थिति में जन्म के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्गम हुआ, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को स्थानांतरित करता है। आप जानते हैं गुण वंशागत होते हैं, जिसके कारण उसकी सारी संतति का रंग हरा हो जाता है। हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को कोए नहीं देख पाते। पत्तियां हरी हैं, भृंग का रंग भी हरा है, तो कोए को दिखाई नहीं देता, अतः उन्हें वो खा नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं हो पाता, बल्कि लाल भृंग की संतति का शिकार लगातार होता रहता है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल रंगों की अपेक्षा हरे रंगों की संख्या बढ़ जाती है। तो हरे रंग के जो भृंग हैं उन्होंने प्रकृति के अनुसार परिवर्तन पाकर अपने आप को, अपनी जाति को बचाए रखा। दूसरी स्थिति में जनक के समय एक अन्य रंग की विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह भृंग नीला होता है। लाल और हरे रंग के जनकों से एक नीले रंग का भृंग उत्पन्न होता है। इस भृंग में भी अपने नीले रंग की आबादी यानी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने की क्षमता है, अतः भृंग की सभी संतानें नीले रंग वाली होती हैं। कोए नीले रंग के भृंग को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग हैं, परंतु अधिकतम भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंदता हुआ चला जाता है, जिससे यह भृंग जिसमें जिन झाड़ियों में भृंग थे उन्हें हाथियों ने कुचल दिया मान लिया, तो इनमें से बहुत से भृंग मर जाएंगे। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप ये जो नीले रंग के भृंग हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ विभिन्नता थी, जैसे हरे और नीले रंग की, समय के अंतराल में एक समय लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षणों की पीढ़ियों में आकृति के परिवर्तन हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। कुछ पीढ़ियों के बाद जीन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। जैसे लाल भ्रंग हरे भ्रंग के निकट आए, नीले भ्रंग का उद्गम हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित होता है तो जाति में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और यह थोड़े समय में नहीं होता, इसे बहुत समय लगता है, लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल के बाद एक नई जाति का उद्गम होता है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य यानी हमारी काफ़ी समानताएं गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि से मिलती हैं। तो वैज्ञानिकों का कथन है कि हमारा जो विकास है ये उन्हीं से हुआ है। तो लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हुआ, इसमें लाखों वर्ष लगे इस विकास को होने में, हो सकता है करोड़ों वर्ष लगे, ठीक है। तो बहुत समय के बाद एक नई जाति का उद्गम होता है। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक बातें थी जो दोनों उदाहरण मैंने दिए। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता को लाभ मिला। हरे रंग को लाभ मिल गया, ठीक है। कोए हरे रंग के भ्रंग को पहचान नहीं पाए और उनकी संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन लाल रंग के जो भ्रंग थे उन्हें कोए हरी पत्तियों में पहचान लेते थे, तो इस कारण उनकी संख्या कम हो गई। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन, यानी प्रकृति भी चयन करती है कि वो जीव आगे जिएगा या नहीं जिएगा। तो प्राकृतिक चयन था जो को द्वारा किया गया। प्रकृति ने अपना किस जीव का चयन किया? हरे रंग का। लाल वालों को तो कोए खा गए। जितने अधिक कोए होंगे उतने अधिक लाल भ्रंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भ्रंगों का अनुपात बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भ्रंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। इस प्रकार का चयन भ्रंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि यानी जाति पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। तो बच्चों, प्रकृति में वही जाति आगे बढ़ती हैं जो प्रकृति के अनुरूप होती हैं। जो प्रकृति के अनुरूप नहीं होती वो जातियां समाप्त हो जाती हैं। न जाने कितनी जातियां जीवों की समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जो पहले हुआ करते थे आज नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो शेरों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। मनुष्य ने इतना परिवर्तन कर दिया है कि कुछ जो जातियां हैं वो समाप्ति के कगार पर है। तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। इसमें भ्रंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। अचानक झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है, मतलब पेड़ों में कोई रोग लग गया जिससे भ्रंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं। भ्रंग पत्तियों पर जीवित थे और वो नहीं खा पाएंगे। परिणाम स्वरूप भ्रंग अल्प पोषित रह जाता है। इससे भ्रंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आती है। कुछ वर्षों बाद अल्प पोषण की स्थिति में भ्रंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधे के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है, तब भ्रंगों के भार में फिर से वृद्धि आ जाती है। तब ये हो सकता है कि फिर कोई नया परिवर्तन भ्रंगों में या उस समष्टि में आए। तो इस तरीके से प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उपार्जित लक्षण। बच्चों, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर नहीं होते, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ पीढ़ियों के बाद वो नजर आने लगते हैं। समझेंगे, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जनन कोशिकाएं अथवा युग्मकों का निर्माण विशिष्ट ऊतकों में होता है। यदि अल्प पोषिता के कारण भ्रंगों के भार में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः अल्प पोषित के कारण
भ्रंगों के भार में आई कमी को हम विकास नहीं कह सकते, क्योंकि यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। मतलब उस समय बाद ऐसे भ्रंग नहीं मिले जिनके भार पहले वाले भ्रंगों से कम। तो क्योंकि ये जो लक्षण था ये जीन में, इससे जीन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जाति का उद्गम या परिवर्तन तब होगा जब जीन में परिवर्तन आएगा। इससे स्पष्ट है कि कायिक ऊतकों में होने वाला परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो जो अब जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमें पता लगेगा। जैसे एक व्यक्ति है और जैसे बंदर है, तो बंदर की मान ली अगर पूंछ काट दी जाए तो क्या उसका बच्चा जो है पूंछ कटा हुआ पैदा हुआ? नहीं, उसके बच्चे के पूंछ होगी, क्योंकि वो भौतिक परिवर्तन था। वो ऐसे ऊतकों में परिवर्तन हुआ जो डीएनए से नहीं जुड़े हुए थे। यानी जीन में परिवर्तन होगा तभी कोई नया परिवर्तन हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव जैव विकास नहीं है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति पहलवान है, बहुत तगड़ा है, तो क्या उसका बच्चा भी पहलवान बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं के डीएनए में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक, या वो पहलवान है, जब वो पहलवानी कर रहा है, यदि उसका डीएनए ही परिवर्तित हो गया है कि उसका डीएनए इस प्रकार का बन गया है कि उससे बनने वाली जो नई कोशिकाएं होंगी वो भी उसके समान होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, जैव प्रक्रम द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते। उपार्जित लक्षण जो हमने अर्जित किए हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने ज्ञान अर्जित किया है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी संतान होगी, वो भी टीचर बने या उनमें भी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम प्रकृति में जो लक्षणों को हम विकसित कर लेते हैं वो हमारी संतान में नहीं जाते। इन लक्षणों को हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल फिर कुछ नया पढ़ाएंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप कॉपी में करके मुझे जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मुझे लिख के दिखाएंगे। और मैंने कहा था कि इस पाठ के अब आप बहुविकल्पी प्रश्न करें और अति लघु प्रश्न करें। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।